A great morning, everyone. Today we are going to start with paper 8B. As you all know, paper number 8, that is Financial Management and Economics for Finance, का part B है. Economics for Finance. ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. This is basically divided into 4 units. इसमें 4 चीजें ही सिर्फ हमको पढ़नी है and carries a weight of 40 marks. और हर यूनिट में से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोर और लेस सेम वेटेज, राइट? तो अगर हम 40 को इंडिविजुअली एनालिसिस करें तो क्या होगा 10 ईच. तो पहले यूनिट से मे बी 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 8 मार्क्स कुछ भी आ सकता है. ठीक है, सो हमारे एक्सपेक्टेशन क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल फ्रॉम ऑल द 4 यूनिट्स. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द वेरी फर्स्ट यूनिट दैट इज रिलेटेड टू नेशनल इनकम. The very first unit is divided into 2 chapters. पहला chapter है Determination of National Income. नेशनल इनकम आपने पहले भी पढ़ा है, राइट? समवेयर 12th में पढ़ा होगा, मे बी एट दी एंट्रेंस लेवल. कहीं ना कहीं आपको इसका आइडिया है कि व्हाट इज नेशनल इनकम. नाउ अ चैप्टर सेज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. व्हाट इज नेशनल इनकम? व्हाई डू वी डिटरमाइन इट? एंड इफ एट ऑल इट इज दैट इंपॉर्टेंट, हाउ डू वी कंप्यूट नेशनल इनकम? ये सारी चीजें क्या है? बेसिक्स है. और अब हम बात करेंगे बहुत ही मैक्रो लेवल पे. मैक्रो लेवल क्यों? यू ऑल नो अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट स्टडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, राइट? यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं? नेशनल इनकम की. मैम इसको क्यों डिटरमाइन करना इतना जरूरी है? सपोजिटली देयर इज अ बिजनेसमैन. ठीक है, बिजनेसमैन होता है, या बहुत ग्राउंड लेवल पे अगर आप बात करो, दुकान होती है, साड़ी की दुकान है. ठीक है, साड़ी की शॉप है आपकी, और उसमें आप डेली बैठते हो, दिन भर साड़ियां बेचते हो. एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुछ पैसे कलेक्ट हो जाते हैं, राइट? पर क्या वो पैसे आप गिनते हो या छोड़ देते हो? क्या वो पैसे कंप्यूट करते हो कि पूरे दिन में मैंने कितनी सेल की? क्यों गिनते हो? वो जिसको हम बोलते हैं ना गल्ला, वो खोल के क्यों गिनते हैं? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ताकि हमें पता चले हाउ मच मनी वी हैव दैट वी कैन स्पेंड. अगर पूरे दिन में 20,000 की सेल हुई है तो हमें पता है ना कि 20,000 रुपए हमारे पास हैं. हम वो खर्चा कर सकते हैं, हम वो सेव कर सकते हैं, हम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. जो भी है हम उसी में कर सकते हैं. अगर आपके पास 20,000 रुपए ही है और आप सोचो कि आपने काउंटिंग तो की नहीं कि कितना हमने अर्न किया, और आप गए और आपने 50,000 की शॉपिंग कर ली, तो पैसे कहां से दोगे, राइट? तो वी नीड टू नो कि हमारे पास एक्चुअल फंड्स कितने हैं. आज की हमारी इनकम कितनी हुई, इस साल की हमारी इनकम कितनी हुई. तभी हम डिसीजन ले पाएंगे कि हमें कितने पैसे खर्च करने हैं, कितने सेव करने हैं, कितने इन्वेस्ट करने हैं, राइट? एंड वी कैन ऑल्सो कंपेयर इट. कंपेरिजन कैसे होता है? हम देखते हैं कि बगल वाली जो शॉप है ना, उसने कितने की सेल की. लाइक बगल वाला जो नेशन है ना, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, वो कितना ग्रो कर रही हैं. हम कहाँ स्टैंड करते हैं इन कंपेरिजन टू देम, राइट? तो बहुत सारे इंटरनेशनल कंपेरिजन्स होते हैं, बहुत सारे नेशनल कंपेरिजन्स होते हैं, बहुत सारे पर्सनल कंपेरिजन्स होते हैं. ठीक है, सो अगर हम पर्सनल लेवल पे बात कर रहे हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंप्यूट व्हाट इज आवर इनकम सो दैट हमारा घर चल सके.
अपने हाउस होल्ड को चलाने के लिए हमको अपनी इनकम, अपनी फैमिली इनकम, अपनी इंडिविजुअल इनकम को कैलकुलेट करना पड़ता है। लाइकवाइज अगर नेशन चल रहा है तो नेशन को चलाने के लिए, एक इकोनॉमी को चलाने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी? नेशन की इनकम को कंप्यूट करना पड़ेगा। We are going to discuss why it is important या significance of determining national income later, but we now have an idea कि national income हमें क्यों compute करना इतना जरूरी होता है। Now national income सबने पढ़ा होगा और हमको पता है national income हम किसको बोलते हैं? NNP at factor cost। कुछ सुना सुना सा लग रहा है? NNP at factor cost। अब ये होता क्या है, या क्या ये इतना सिंपल है कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पढ़ लिया या कुछ फॉर्मूलेज याद कर लिए, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एट मार्केट प्राइसेस, रियल, नॉमिनल, बस सब हमने याद कर लिया, इसको इसमें से डिडक्ट करते हैं, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, ये सब नहीं, इट इज नॉट दैट सिंपल। और हमें इतना सिंपल इसको रखना भी नहीं है। वी आर गोइंग टू एनालाइज ईच एंड एवरी वर्ड दैट is there in the definition। तो सबसे पहले देखो जरा नेशनल इनकम, हाउ इज इट डिफाइंड? नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द नेट मॉनेटरी वैल्यू, द नेट मॉनेटरी वैल्यू National income is defined as the net monetary value of all final economic goods and services. Of all final economic goods and services. Produced within the domestic territory of a country in an accounting year, produced within the domestic territory of a country in an accounting year plus in an accounting year plus the net factor income from abroad. See, this is how national income is defined. इसमें आप दो चार वर्ड स्किप भी कर सकते हो, not very relevant, but उनका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। The net monetary value, you may write the net value of all goods and services, but goods and services कैसे होने चाहिए? फाइनल होने चाहिए, इकोनॉमिक होने चाहिए, वैल्यू कैसी होनी चाहिए? मॉनेटरी होनी चाहिए, नेट होनी चाहिए। Within the domestic territory of a country in an accounting year plus net factor income from abroad. मैम इसमें तो कुछ नया सा साउंड नहीं कर रहा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। Let us analyze this definition. The net, net क्या होता है? Gross minus depreciation, this we all know. फिर भी जब हम formulas पे आएंगे, then we'll discuss what is actually depreciation and why is it deducted. But as of now, you know, net is gross minus depreciation. Monetary value, monetary value
किसी भी चीज को हमें मॉनेटरी वैल्यू देने की क्यों जरूरत होती है? क्या ऐसे ही हम किसी भी चीज का कोई आइडिया नहीं लगा सकते, या क्यों हमको इसको, पहले तो मॉनेटरी वैल्यू होती क्या है? मॉनेटरी वैल्यू इज वैल्यू इन करेंसी, राइट, कैश, जिसको भी हम मेजर कर सके। क्यों इसकी जरूरत होती है? सपोजिटली अब आप प्रोफेशनल्स होने जा रहे हो, सो क्या है, आपकी हेल्प के लिए आपके एक नेबर ने आपको बुलाया कि हमारे पास ये काम है और प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। आपने दिन रात 10 दिन तक काम किया, बहुत मेहनत करके, एंड यू वर एक्सपेक्टिंग कि हमने पहला ऐसे प्रोफेशनल काम किया है, आई शुड गेट सम रेम्यूनरेशन, ठीक है, आई शुड गेट समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, कुछ तो हमें मिलना चाहिए, आई शुड बी रिवॉर्डेड। एंड आपके नेबर भी यही सोच रहे थे कि इसने इतनी मेहनत की है तो हमें इसको कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। तो व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने एक डेयरी मिल्क निकाली और आपको दे दी। 10 दिन की मेहनत, दिन रात की मेहनत, और उसमें मिला क्या? एक डेयरी मिल्क। क्यों? क्या आपकी जो सर्विसेज थी उनको आपने कोई वैल्यू असाइन की? क्या आपने कहा कि हमने आपको 10,000 के वर्थ की सर्विसेज दी हैं, आई शुड रिसीव ईदर कैश और इन काइंड बट समथिंग ऑफ ₹10,000? ठीक है, ऐसा तो आपने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। क्यों? अगर हम अपनी सर्विसेज को या हम अपने गुड्स को मॉनेटरी वैल्यू नहीं असाइन करते हैं, तब तक हमें किसी भी नेशनल प्रोडक्ट को, किसी भी नेशनल इनकम को कंप्यूट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कोई भी एक प्रोडक्ट है, सपोज दिस मार्कर, हाउ डू यू कंप्यूट कि इसका प्रोडक्शन हुआ है या हमारे नेशन ने कितनी ग्रोथ की है? अगर हम बोले कि हमने 40 पेन प्रोड्यूस किए इस बार, तो कैसे पता चलेगा कि 40 पेन्स को प्रोडक्शन क्या है, कैसे ग्रोथ हो रही है? इस साल कुछ प्रोड्यूस किया, अगले साल कुछ और किया, दूसरा नेशन कुछ और कर रहा है, हाउ डू वी कंपेयर? बहुत ही हाफिजर हो जा रहा है। सो वी नीड टू कम टू अ कॉमन डिनोमिनेशन। और जब भी हम वो इंटरनेशनल कंपेरिजन करते हैं तो हम डॉलर वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो लाइकवाइज अगर हम मॉनेटरी वैल्यू की बात कर रहे हैं, सो इट इज वैल्यू इन करेंसी। तो हम किसी भी प्रोडक्ट की, गुड्स हो या सर्विस हो, किसी भी गुड की, किसी भी सर्विस की क्या करेंगे? मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे कि अगर हम उसको मार्केट में प्रेजेंट करेंगे तो उसकी इन कैश वैल्यू क्या होगी। इफ आई गो टू सेल दिस मार्कर, what price will it bear? That is the monetary value of this marker. If I go to sell my services, what value will I get? Right? तो वो क्या हो गई? मेरी सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू। इज इट क्लियर? सो मॉनेटरी वैल्यू इज वैल्यू इन करेंसी। देखो, कोई भी मॉडर्न इकोनॉमी फंक्शन कर ही नहीं सकती अनलेस वो क्या करे? अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने गुड्स एंड सर्विसेज पे एक मॉनेटरी वैल्यू असाइन करे, ठीक है। अब मॉनेटरी वैल्यू किस किस की हो सकती है? हर एक चीज की हो सकती है। क्या लैंड की मॉनेटरी वैल्यू हो सकती है? ऑफ कोर्स हो सकती है। लैंड क्या होता है? ये 1 करोड़ का है, ये 2 करोड़ का है, इट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू। क्या लेबर की मॉनेटरी वैल्यू हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लेबर क्या है? 200 रुपए दिन है, ठीक है, 800 रुपए पर डे, 800 पर डे, ऐसे कुछ भी हो सकती है वैल्यू। कहीं चीप है, कहीं कॉस्टली है, इट हैज अ मॉनेटरी वैल्यू। टैंजिबल प्रॉपर्टी हो, इंटैंजिबल प्रॉपर्टी हो, इंटैंजिबल प्रॉपर्टी ऑल्सो हैज अ वैल्यू, राइट, एंड टैंजिबल प्रॉपर्टीज ऑल्सो हैव अ वैल्यू, ठीक है। सो हम क्या करते हैं? मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं। सो द नेट मॉनेटरी वैल्यू, मतलब पहले तो ग्रॉस नहीं होनी चाहिए, दूसरी इन कैश, वैल्यू इन करेंसी, वैसी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए ऑफ ऑल फाइनल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। ओहो, दिस साउंड्स हेवी। फाइनल इकोनॉमिक and goods and services. That means we are not only talking about goods but also about
सर्विसेज। और गुड्स क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, दिस यू ऑल नो, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? क्यों यहाँ पे इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है फाइनल वर्ड में, और क्या इसका इंपॉर्टेंस है या क्या इसकी रेलिवेंस है इन डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम? गुड्स दो तरीके के हो सकते हैं, इस रिगार्ड में हम बात कर रहे हैं। दे कैन बी फाइनल, दे कैन बी intermediate goods. Again, final goods can be of two types. They can be consumer goods, they can be producer goods. हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? देखो अब बहुत ध्यान से समझना, फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। पहले तो फाइनल गुड्स होते क्या हैं? गुड्स विच आर रेडी टू यूज, ठीक है, ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। ऐसे गुड्स जो कि तैयार है टू बी यूज्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर्स, टू बी यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर्स। ऐसे प्रोडक्ट जो कि तैयार हो टू बी यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर्स, ठीक है। अब फाइनल कंज्यूमर्स कौन होते हैं और क्यों ये दो तरीके के गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स या प्रोड्यूसर गुड्स? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। मिल्क, सपोजिटली दूध, दूध क्या है? फाइनल गुड है, इंटरमीडिएट गुड है। दूध बनता है या दूध निकाला जाता है, दूध पैक होता है, अमूल के पैकेट्स आते हैं ना दूध के, मिल्क के, वो क्या है? वो प्रोडक्ट तैयार हो गया ना, इज इट अ फाइनल गुड और इज इट एन इंटरमीडिएट गुड? वो हम खरीदते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, खोलते हैं, पी जाते हैं, तो ये क्या हुआ? इफ वी गो बाय द डेफिनेशन ऑफ फाइनल गुड्स, इट इज अ फाइनल गुड, क्योंकि क्या है? रेडी टू यूज है बाय फाइनल और अल्टीमेट कंज्यूमर्स। Do you agree? मिल्क है purchased by Mr. X for self consumption. तो यहां पे मिल्क क्या हो गया? फाइनल गुड, ठीक है। अब अगेन हम मिल्क की ही बात कर रहे हैं। परचेज्ड बाय मिस्टर वाई। मिस्टर वाई क्या है? हलवाई है। टू प्रिपेयर sweets, sold to Mr. Z for consumption. ठीक है, ये सेकंड एग्जाम्पल हुआ कि मिल्क परचेज किया मिस्टर वाई ने, जो कि क्या है? एक हलवाई है, मिठाई बनाता है, और उसने मिठाई बनाई, उसमें मिल्क को यूज किया, मिठाई बनाई और फिर मिठाई बेची मिस्टर जेड को, और उन्होंने वो मिठाई कंज्यूम की, ठीक है। तीसरा, मिल्क परचेज्ड बाय अमूल sold to Mr. S for consumption. देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश दिस डिफरेंस। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि इंटरमीडिएट गुड क्या होता है और फाइनल गुड्स क्या होते हैं।
मिल्क ही है तीनों जगह, मिल्क ही प्रोड्यूस हो रहा है। एक ग्वाला है, गाय वाला है, उसने क्या किया, मिल्क निकाला, मिल्क डायरेक्टली बेच दिया मिस्टर एक्स को और उन्होंने वो मिल्क कंज्यूम कर लिया। मिल्क बेच दिया एक शॉपकीपर को, जो कि क्या है, हलवाई है, वो मिठाई बनाया उसने और मिठाई क्या की, सेल कर दी मिस्टर जेड को। थर्ड केस में मिल्क निकाला, मिल्क बेच दिया एक कंपनी को, दैट इज अमूल, और अमूल ने क्या किया, उसी मिल्क को चेक किया, रिफाइन किया, जो भी किया, एंड इट वाज पैक्ड एंड देन सोल्ड टू मिस्टर एस फॉर कंजम्पशन। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं। पहले केस में तो हमने बहुत क्लियरली बोल दिया कि मिल्क क्या है, फाइनल गुड है। रेडी टू यूज बाय फाइनल consumers either for consumption or investment. This is what we have known so far. ठीक है, ready to use by final consumers either for consumption or for investment. तो पहले केस में क्या हो रहा है, डायरेक्टली वो कंज्यूम कर रहा है तो वो फाइनल गुड है। सेकेंड केस में क्या है, मिल्क परचेज कर रहा है एज अ रॉ मटेरियल और उसके बाद वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, उसमें कुछ और एडिशन करके, यस आई विल कम टू दैट टर्म, उसमें और एडिशन करके क्या बना दे रहा है, एक मिठाई बना दे रहा है और मिठाई को बेच रहा है मिस्टर जेड को। सो क्या आपको लगता क्या आपको लगता है ये कौन सा गुड है? दिस इज इंटरमीडिएट। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर्स। फाइनल कंज्यूमर यहां पे कौन है? अल्टीमेटली वो दूध किसके पास जा रहा है? हु इज अल्टीमेटली कंज्यूमिंग दैट मिल्क? मिस्टर जेड। और ये मिल्क अभी तैयार नहीं है कि इस फॉर्म में मिस्टर जेड उसको एक्सेप्ट करे। मिस्टर जेड को तो क्या चाहिए? मिठाई चाहिए। तो इट इज नॉट येट रेडी टू बी यूज्ड, इट इज स्टिल अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अभी वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर नहीं हुआ है। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस हो चुका है, बट जो चीज अल्टीमेटली कंज्यूमर को चाहिए वो अभी प्रोड्यूस नहीं हुई है, अभी उस पर और काम होना बाकी है, अभी भी वो प्रोडक्शन प्रोसेस में जाएगा। अब देखो कंफ्यूजन किसमें होता है इसमें, यहाँ पे क्या हो रहा है? दूध का दूध ही तो रह रहा है, ये खरीद रहा है, वो बेच दे रहा है, राइट? अमूल ने खरीदा और फिर बेच दिया मिस्टर एस को। ठीक है, तो यहां पे मिल्क ही तो जा रहा है एस के पास, बट नॉट इन द फॉर्म एज दे वांट, बट नॉट इन द फॉर्म एज दे वांट। तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां वैल्यू एडिशन होता है, जहां जहां उस पर कुछ और काम होता है, जहां जहां और प्रोडक्शन होता है और वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर नहीं जाता है या प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही रहता है, फर्दर उस पर और काम होता रहता है, तब तक वो क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट गुड। जैसे ही इंटरमीडिएट गुड्स क्या फाइनल कैसे कन्वर्ट होते हैं? व्हेन दे क्रॉस द प्रोडक्शन लाइन, जब वो प्रोडक्शन लाइन के बाहर हो जाते हैं, जब उनमें फर्दर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? फाइनल गुड्स। That means if the goods are purchased for resale, mark my words, if the goods are purchased for resale, they are intermediate goods. मैम रीसेल के लिए अगर परचेज किए जा रहे हैं, मान लो ऐसे ही मिल्क परचेज किया, नॉट बाय अमूल बट वाई, और उसने क्या किया? कुछ मिठाई नहीं बनाई, मिल्क ही बेच दिया। खरीदा था 10 रुपए में, बेचा 12 रुपए में। मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस क्या हो गया? 12। क्यों 10 नहीं? खरीदा तो 10 में ही था, कुछ उसने वैल्यू एडिशन किया है।
वैल्यू एडिशन क्या हो सकता है? मे बी उसने एक दिन स्टोर किया है आपके लिए अच्छे से, जो भी उसकी कॉस्ट आई है, जो भी उसका प्रॉफिट है, वॉट एवर इट बी, सम वैल्यू हैज बीन एडेड, राइट? क्योंकि मार्केट वैल्यू हम क्या पिक कर रहे हैं? मार्केट वैल्यू हम ले रहे हैं 12 एंड नॉट 10, ठीक है? सो सबसे पहली बात, फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो कि रेडी टू यूज होते हैं फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन बाय फाइनल यूजर्स, ठीक है, विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन। अब उनमें फर्दर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, दे आर कॉल्ड एज फाइनल गुड्स। नाउ दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक कंज्यूमर गुड्स, दूसरे प्रोड्यूसर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या हुए? कंज्यूमर गुड्स जो हमने डिस्कस किया, मिल्क, ब्रेड, यू ऑल नो। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स एग्जाम्पल, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी कैपिटल इक्विपमेंट जो क्या हो रहा है, उस पे कोई काम नहीं हो रहा है, उसको यूज करके हम कुछ और रॉ मटेरियल खरीद के उस मशीनरी में प्रोसेस करके कोई और प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है? सो वी आर द फाइनल कंज्यूमर्स, हम ही उस मशीन को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर हमने किसी से मशीनरी खरीदी है, किसी प्रोड्यूसर ने मशीनरी खरीदी है अपनी फैक्ट्री में लगाने के लिए, सो वी आर द फाइनल कंज्यूमर्स, वी आर नॉट गोइंग टू रीसेल इट, ठीक है? हम किसी और को वो मशीनरी नहीं बेचने वाले कि मशीनरी में 2-4 पेज ठोके और किसी और को बेच दिया। नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, राइट? सो वी आर द अल्टीमेट कंज्यूमर्स आउट हियर। सो ये भी क्या हुए? एक तरीके के फाइनल गुड्स ही हुए, ठीक है? सो आई होप इट्स क्लियर, कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। राइट डाउन कंज्यूमर गुड्स which are finally consumed by consumer households. Example, milk, bread, car, which are finally consumed by consumer households. Example, milk, bread, car. And producer goods, which are finally used by the producers or firms. Example, plant and machinery, which are finally used by the producers oblique firms. Example, plant and machinery. Intermediate goods are goods which are purchased either for resale or to be used in production process. मतलब यहाँ पे भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं और यहाँ पे भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं। यहाँ पे क्योंकि फर्दर कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए यू यूजिंग इट एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है? आप उस पर फर्दर कुछ काम करोगे, लाइक व्हीट इज परचेज्ड बाय द बेकरी, ठीक है? या व्हीट इज परचेज बाय मिल, उसकी फ्लोर हुई, फ्लोर क्या हुआ? बेकरी ने परचेज की, उसकी ब्रेड बनाई। तो ये क्या हो रहा है? ये तब तक ब्रेड फाइनल गुड है और बाकी सारे क्या हैं? इंटरमीडिएट गुड्स हैं। तो जब वो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर लेगा, जब उसमें फर्दर कोई और वैल्यू एडिशन नहीं होगा, तब वो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इट इज परचेज फॉर रीसेल, सो अगेन इट इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। एक ही प्रोडक्ट कहीं पे इंटरमीडिएट हो सकता है, कहीं पे फाइनल हो सकता है, वो हमने देख लिया। मिल्क क्या है? कहीं फाइनल प्रोडक्ट है, कहीं फाइनल गुड्स की तरह यूज हो रहा है और कहीं इंटरमीडिएट गुड्स की तरह यूज हो रहा है।